स्लिंगर स्टूडियो के द ओरिजिनल स्टोरी सीरीज में आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी लिटिल सिस्टर्स। कॉलेज गेट के बाहर निकलते ही रेलवे लाइन गुजरती थी। अगर आप साइकिल से हैं और इत्तेफाकन रेलवे फाटक बंद है तो समझिए बेवजह 20 मिनट का इंतजार। पैदल चलने वालों के लिए ठीक था। फाटक के नीचे सर झुकाया और निकल लिए। और अगर आप एथलीट टाइप के हैं तो फिर छलांग लगाकर भी फाटक पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। धैर्यकांत उन्हीं में से एक थे। नहीं नहीं, एथलीट टाइप नहीं, वो सर झुकाकर निकल जाने टाइप। शुक्रवार के लगभग शाम के 7 बज रहे थे। धैर्यकांत ने हर शुक्रवार की तरह विमल को फोन लगाया। विमल, एलएस चलेगा क्या? नहीं यार, ये सोसाइटी वालों ने बुला लिया है रिहर्सल के लिए, तू जा, विमल ने जवाब दिया। कोई नहीं, कहकर धैर्यकांत ने दूसरा फोन साहिल को, फिर बलजीत को, फिर अंजनी दा को और फिर शर्मा को लगाया। एक एक करके सबने मना कर दिया। कमाल है, सबके सब व्यस्त हैं। ये सोसाइटी वालों ने तो गुलाम बना लिया है सबको, अपने लिए वक्त ही नहीं देते हैं। मन ही मन धैर्यकांत बुदबुदाया। लेकिन इन सबों में सबसे ज्यादा गुस्सा धैर्यकांत को अंजनी दा पे आया था। अंजनी दा, ये तो धैर्यकांत के फ्राइडे नाइट के हम सफर, हम नवा, हम आसमां से होते थे, आज वो भी मुकर गए। कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त हूं। सब स्पार्टकस की वजह से हुआ है। जब से स्पार्टकस नाट्य में वो केमिकल वाली स्मृति ने अंजनी दा की प्रेमिका का किरदार निभाया है, अलग ही प्रोजेक्ट में रम गए हैं अंजनी दा। खैर, धैर्यकांत ने सोचा कि खान पान, भोजन व्यंजन इत्यादि तो सभ्यता के प्रारंभ से ही जीवन के अक्षुण्ण हिस्से रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई इसमें साथ दे। ऐसा सोचकर धैर्यकांत अकेले ही निकल पड़े। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलेज गेट के बाहर रेलवे लाइन को क्रॉस करते ही ठीक दूसरी तरफ पड़ता था एलएस, यानी लिटिल सिस्टर्स। फाटक बंद था तो धैर्यकांत ने नीचे सर झुकाकर फाटक पार कर लिया और पहुंच गए। कॉलेज के छात्रों के लिए एलएस छात्र जीवन का एक मुकम्मल और दुरुस्त डेस्टिनेशन सा था। कुछ अच्छा हुआ तो लिटिल सिस्टर्स, कुछ बहुत बुरा हुआ जैसे कि कोर्स से डी रजिस्ट्रेशन, एग्जाम में खराब प्रदर्शन, इंटर्नशिप में सिलेक्शन ना होना, तो भी लिटिल सिस्टर्स। काव्यात्मक भाव में समझें तो लिटिल सिस्टर्स वो एक जगह था जहां जाने को तो बस 2 से 5 मिनट ही लगते थे, लेकिन वापस आने में कभी कभी सदियां भी बीत जाया करती थी। बेकरी, चिकन, मटन और साथ में हर तरह का बियर, वाइन, विस्की। बस एक ही शर्त थी, फ्रिज डिमांड के हिसाब से थोड़ा छोटा था, तो अगर ठंडी बियर चाहिए तो थोड़ा समय से आइए। धैर्यकांत बिल्कुल समय से थे। ऑर्डर करने लगे तो कुछ जान पहचान के हॉस्टल के जूनियर्स आ मिले। धैर्यकांत ने साथ ही बैठने का न्योता दे दिया। बातचीत शोर शराबे में होते होते लगभग 11:30 बज गया। तब जूनियर्स लोग भी निकल गए। अंततः धैर्यकांत अकेले ही रह गए। आखिरी ड्रिंक है सोचकर एक ब्लेंडर प्राइस का 60 ml मंगाया, 2 से 3 घूंट में खत्म किया, पैसे दिए और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। बाहर दिसंबर की सर्द हवाओं ने समझिए धैर्यकांत का नशा और गहरा कर दिया था। उनके चाल में एक भारीपन आ गया था। हल्की हल्की धुंध थी तो धैर्यकांत ने रेस्तरां के बाहर वाले पान दुकान से एक गोल्ड फ्लेक लाइट लिया और जलाने लगे। तभी एक लड़की की आवाज से
उनका दार्शनिक अंतर्विमर्श टूटा और उनकी गर्दन अनायास ही दाहिने तरफ मुड़ी। भैया एक मालबोरो क्लोब देना, लड़की ने पान वाले से कहा और फिर दुकान के पट्टे से बंधे लाइटर से जलाने लगी। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये समझना मुश्किल था कि असर बाहर के सर्द का है या अंदर के दर्द का। 2-3 बार उसने लाइटर से सिगरेट जलाने की असफल कोशिश की। अक्सर होता है ऐसा, शराब के रूमानी गहरेपन में छोटा सा कार्य भी महज मुश्किल सा लगने लगता है। और ऐसे हालात में कोई मदद के लिए आगे बढ़े तो लगता है जैसे चढ़ते पहाड़ों के बर्फ से फिसले कदम को किसी ने हाथ बढ़ाकर संभाल लिया है। धैर्यकांत ने हाथ बढ़ाकर उससे सिगरेट लिया, अपने लबों पे लगाया और अपने जलते हुए सिगरेट की मदद से उसे जलाकर आगे बढ़ा दिया। लड़की ने थैंक्स कहा और किनारे पर एक चबूतरा देखकर बैठ गई। धुंध और अंधेरे को एक दार्शनिक की तरह दूर तक देखते हुए लड़की ने जब दूसरा कस लिया तो धैर्यकांत ने नजर हटा लिया और घूमकर थोड़ा दूर निकल गए। धैर्यकांत सोचने लगे, उन्हें तो इलेक्ट्रिकल वाली उस लड़की से भी देखते ही प्यार हो गया था जिसने उनसे अपने कुछ कागजात जेरोक्स करवाए थे। फिर इस बार तो बात ही कुछ और है। इस बार तो उन्होंने सिगरेट जला के दिया है। कौन यूं ही किसी को अपनी सिगरेट जलाने देता है? इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो शायद शायद एक बार कुछ इसी तरह अमृता ने साहिर का सिगरेट जलाया होगा। इतना सब कुछ सोचते हुए धैर्यकांत जब वापस मुड़े तो देखा लड़की नदारद थी। कहाँ गई? अभी तो सिगरेट पी रही थी। कम से कम 8 कस तो होते ही हैं एक सिगरेट में। इतना जल्दी कौन पीता है? खैर, देर रात हो गई थी। यूं समझिए कि एलएस के अंदर आखिरी 60 ml का ही दौर चल रहा होगा। तो धैर्यकांत भी जाने को रेलवे लाइन की तरफ बढ़ने लगे। जाते जाते देखा चबूतरे पर आधी बुझी सिगरेट, जिसके ऊपरी हिस्से पर सुर्ख लाल लिपस्टिक का दाग था। जब रेलवे लाइन के करीब पहुंचे धैर्यकांत तो फाटक फिर बंद था। सायरन की आवाज से लग रहा था कोई ट्रेन गुजरने ही वाली है। और तभी धैर्यकांत की नजर उस एक लड़की पर पड़ी जो अपने ही धुन में सर झुकाकर फाटक क्रॉस कर चुकी थी और रेलवे लाइन क्रॉस करने ही जा रही थी। एक पल के लिए धैर्यकांत सोचे कि क्या इसे सायरन सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर क्या ये इतना श्योर है कि ट्रेन आने से पहले क्रॉस कर लेगी, या फिर। और अचानक एक विद्युत गति से धैर्यकांत दौड़े और लगभग 4 सालों से इस फाटक को झुककर पार करने वाले धैर्यकांत ने एक लंबी छलांग लगाई, इस बार बिल्कुल एथलीट टाइप, और लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ठीक 18 सेकंड बाद कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस अपने रफ्तार से गुजर गई। उस एक क्षण में उस लड़की का सारा नशा उसके ललाट के पसीने से बहता चला गया और शायद उसी एक क्षण में धैर्यकांत ने सदियों भर का सफर जी लिया था। सामान्यतः मनुष्य अपने जीवन में मौत को एक न एक बार करीब से देखता है। मनुष्य अपने जीवन में प्रेम को भी एक न एक बार करीब से जरूर देखता होगा। धैर्यकांत ने मौत और प्रेम दोनों को समझिए बिल्कुल एक क्षण में एकदम करीब से देखा था। ट्रेन गुजर गई। फिर धैर्यकांत ने कहा कि शायद आपका ध्यान कहीं और था। लड़की ने सहमे से अंदाज में सर हिलाया। धैर्यकांत ने कहा, चलिए मैं आपको आपके हॉस्टल तक छोड़ देता हूं। और फिर दोनों चल पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान के बाद रेंगते हैं जमीन पर टूटे हुए 2 पत्ते। कॉलेज गेट के अंदर जाते जाते
लड़की ने अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, कुछ एक मैसेज टाइप किए और फिर दोनों 4-5 मिनट चलते चलते हॉस्टल वाले रोड में मुड़े। थोड़ी देर में सामने से दो एक लड़कियां चली आ रही थी। तो इस लड़की ने धैर्यकांत की तरफ देखा और कहा कि मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, टेक्स्ट कर दिया था मैंने, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग एंड आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही हाई थी मैं। धैर्यकांत मुस्कुराते रहे और लड़की समंदर के नाव की तरह धीरे धीरे दूर जाती रही और दिसंबर के धुंध में खो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब धैर्यकांत अपने हॉस्टल लौटने लगे तो सोचा नाम पूछना रह गया और बताना भी। खैर, कैंपस की ही है, फिर कभी तो मिलना होगा ही। धैर्यकांत मुस्कुराते हुए निकल पड़े और फिर सोचा कि कम से कम हॉस्टल का नाम तो पूछ ही लेना चाहिए था। मैं बेकार सोचता रहा कि जहां जाकर वो रुक जाएगी समझ लूंगा वही हॉस्टल है। खैर, जो हुआ कैंपस की ही है, कभी तो मिलना होगा ही। तो ऐसे हैं हमारे नायक धैर्यकांत, फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। थोड़े शर्मीले हैं, लड़कियों से बातचीत का उतना खास तजुर्बा नहीं है, लेकिन कोड तो 4 जॉइंट मारने के बाद भी लिखवा लो तो लिख देंगे। गांव में डीके स्वीट्स के नाम से इनके पिताजी का दुकान है। द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग में थे धैर्यकांत जब एंड टू एंड कस्टमर बिलिंग सिस्टम पूरा का पूरा बना दिया था पिताश्री के दुकान के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी धैर्यकांत करण जौहर के फिल्म के नायक जैसे बोल्ड तो नहीं ही थे, जो हर एक बात पर घुटने टेक कर नाम पूछ बैठते। कोई ऐसा भी कोड लिख सकता है क्या जो बिना पूछे नाम पता चल जाए? खैर, जो भी हो, जिन हालातों में इनका मिलना हुआ था, ऐसे ट्रेजेडी में यदा कदा नाम पूछना बताना रह ही जाता है। इसके बाद लगभग एक हफ्ता बीत गया। ज्यादातर वक्त कमरे में बिताने वाले धैर्यकांत अब रोज कैंपस में घूमते थे। लाइब्रेरी, गोल चक्कर, कैफे कॉफी डे और हर फ्राइडे लिटिल सिस्टर्स जैसे जगहों पर नजर दौड़ाते रहते थे। लेकिन कैंपस धैर्यकांत के नजरों के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। 25 से ज्यादा हॉस्टल, 30-35 इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, साथ में मैनेजमेंट, लॉ और ना जाने कितने छोटे बड़े रिसर्च स्कूल और रिसर्च सेंटर्स। 2000 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस कैंपस में कहाँ ढूंढेंगे धैर्यकांत वो एक चश्म और वो एक चेहरा जिसको अनायास ही खींच कर अपने आगोश में लेते लेते सदियों भर का सफर जिया था। लगभग 1 महीना बीत गया और कुछ भी हाथ न लगा। आखिरी सेमेस्टर लगभग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ ढलता जा रहा था। धैर्यकांत ने उस एक चेहरे को खोजने का सिलसिला अब लगभग विराम दे दिया। कमरे में ही रहने लगे। आसपास के दोस्त लोग आते जाते कह जाते कि अरे डीके, चल बंदियों का बास्केट मैच देखने चलते हैं, क्या पता तेरी बंदी मिल जाए। धैर्यकांत कहते तुम लोग जाओ और फिर अपने कंप्यूटर में लग जाते। कुछ एक सीक्रेट से प्रोजेक्ट में लग गए थे धैर्यकांत। सुबह उठते और कोड लिखने लगते और फिर एक दिन अचानक धैर्यकांत का ये सीक्रेट कोड चल पड़ा और उसने कॉलेज का पूरा ईआरपी डेटाबेस निकाल लिया। आगे का काम बड़ा सीधा था। डेटाबेस के सारे फोटोग्राफ्स को एक एक करके खंगालना है और उसे एक चेहरे का पता लगाना है जिसकी उन्हें तलाश थी। कुल 18,662 फोटोग्राफ्स थे और उनमें से लड़कियों के लगभग 3600 होंगे। शुरुआत के 2-3 घंटे तक कुछ फोटो को छांटने के बाद धैर्यकांत थक गए और फिर सोचे कि क्या कुछ बेहतर तरीका संभव है जो इस काम को आसान कर दे। कोई तरीका जिससे कि ये 3600 कम होकर 400 500 पर आ जाए और फिर उन फोटो को एक एक करके देखा जाए। यही सब सोचते सोचते धैर्यकांत ने अपना लैपटॉप बैग उठाया
और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। धैर्यकांत को पता था कि उनके सवालों का जवाब जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट अरविंद नारायणन के रिसर्च लेखों में ही मिलेगा। रात के लगभग 10 बज रहे थे। धैर्यकांत लाइब्रेरी से निकलने लगे। आगे क्या करना है और कैसे करना है, इस पर ठीक ठाक समझ हो गई थी उनकी। लाइब्रेरी से निकले, बैग स्टैंड से अपना एचपी वाला काला बैग उठाया, लैपटॉप और कुछ पन्ने डाले और चल पड़े। कमरे पर पहुंचने के बाद धैर्यकांत को एहसास हुआ कि वो आज किसी और का बैग उठा ले आए। ऐसा अक्सर हुआ करता है। इतना बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतने सारे मिलते जुलते लैपटॉप बैग, तो मिक्सअप हो ही जाना आम बात थी। इसलिए इस तरह की शिकायतों के वास्ते सेंट्रल लाइब्रेरी ने एक पोर्टल बना रखा था। धैर्यकांत ने बैग को खंगाला। बैग से मिला 2 सिगरेट और एक लिपस्टिक। धैर्यकांत सोचे किसी बंदी का होगा। खैर जो भी हो, पोर्टल पे बैग का डिटेल्स और सामग्री का ब्यौरा डालकर अपने काम में पुनः लग गए। क्या अरविंद नारायणन के रिसर्च से प्राप्त ज्ञान से कुछ नया मोड़ ले पाएगा धैर्यकांत का वो एक चेहरे का खोज? आखिर कौन थी वो लड़की? यही सोचते सोचते धैर्यकांत के आंखों के सामने से 2-3 दृश्य किसी अंग्रेजी फिल्म के शॉट की तरह गुजर जाते। बार बार लाइटर का ना जलना, चबूतरे पर आधी पड़ी हुई बुझी सिगरेट और रफ्तार से भागती हुई कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। अगले दिन शाम के लगभग 6 बज रहे थे। धैर्यकांत एक टक से स्क्रीन को देख रहे थे और कुछ नया जुगाड़ तैयार कर रहे थे। 3600 फोटो में से उसे एक फोटो को खोजने का। कभी कभी लगता था कि क्या पता इसमें मिले ही ना। फिर सोचते कि प्रेम में प्रयास ही सबसे बड़ी सफलता है। और तभी लाइब्रेरी से कॉल आ गया। धैर्यकांत बोल रहे हैं, वो आपका जिनसे बैग एक्सचेंज हुआ था वो आई हुई हैं, आप जल्दी आ जाइए। धैर्यकांत ने एक कोड को रन मोड में लगाया और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़े। मन ही मन खुद को कोस रहे थे कि कल ध्यान से बैग उठाया होता तो आज ये चक्कर नहीं पड़ता। यही तो है मर्फी का नियम। जब आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य में लीन होंगे तभी कुछ न कुछ चक्कर पड़ जाता है। पिछले 4 सालों में कभी तो ऐसा ना हुआ कि धैर्यकांत किसी और का बैग उठा ले आए। आज ही होना था। लाइब्रेरी के डेस्क पर पहुंचते ही धैर्यकांत के पांव अचानक से थम गए। वो एक चेहरा जिसे 3600 फोटोग्राफ्स में ढूंढ रहे थे धैर्यकांत, वो एक चेहरा जिसने उनके रातों की नींद उड़ा दी थी, ठीक सामने खड़ी थी। बैग के फॉर्मल आदान प्रदान के बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछली बार बड़ी इत्तेफाक से मिले थे हम, याद है आपको? और इस बार भी बड़े इत्तेफाक से ही मिल रहे हैं, धैर्यकांत ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा। और फिर अनामिका ने हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय दिया। अनामिका दत्तार, एमटेक फर्स्ट ईयर, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर धैर्यकांत ने कहा, मैं धैर्यकांत, फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस। इत्तेफाक ही प्रेम का प्रारब्ध बिंदु है, सृजन है और संस्कार भी। इनका मिलना तय ही था समझिए। ठीक वैसे ही जैसे सर्द धुंध में खोए हुए भ्रमर श्रावणी मधुमास में अपने कुमुद को खोज ही लेते हैं। चलते चलते अनामिका ने पूछा, सीसीडी चलें? आपको कॉफी पसंद है? शाम के 6:30 बज रहे थे। धैर्यकांत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर कहा, चलने को तो एलएस भी चल सकते हैं। और फिर दोनों कॉलेज गेट से बाहर निकले। रेलवे फाटक बंद था। हल्का हल्का बादलों सा खुशनुमा मौसम था। अनायास ही धैर्यकांत ने अनामिका का हाथ थामा और सर झुकाकर फाटक पार किया।
बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि आप दौड़ने लगें या फिर किसी छत के किनारे रुक जाएं। एलिस के बाहर पान दुकान पर रेडियो में कोई रेडियो जॉकी ट्रैफिक का हाल बताते बताते कह रहा था कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। धैर्यकांत और अनामिका आ पहुंचे थे, लिटिल सिस्टर्स, और इस बार इनमें से कोई भी अकेला न था। तो ये थी हमारी कहानी, लिटिल सिस्टर्स।